प्रेस आम गहन ने मु अनुरोध करुच्ची आम राज्यर प्रभारी प्रथम प्रेस आपण सामने राष्ट्रीय साधारण संपादक छत्तीसगढ़ प्रभारी ओडिशा प्रभारी डी पुरेंद्रश्वरी को मु अनुरोध करुच्ची आपण सामने प्रेस वार्ता को आगे ने डी पुरेंद्रश्वरी। सबको मेरा सादर प्रणाम। संगठनात्मक दृष्टि से मुझे ओडिशा की प्रभारी घोषित करने के बाद पहली बार मैं 3 दिन के दौरे पे यहाँ आया हूँ। यहाँ सबसे अपना परिचय देना और सबके परिचय मुझे लेना था। इन तीनों दिनों में मैं सभी से मिली, पार्टी के जो नेता थे सभी से मिली, जिला अध्यक्षों से मिली, कोर कमेटी मेंबरों से मिली, पदाधिकारियों का बैठक हुआ। वैसे जो भी नेता मुझसे बात करना चाहते थे उन सब से भी मैं अब भी मिल रही हूँ। पूरी जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हम सब यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनके जो अब भी उभर कर आई है वो और भी स्ट्रेंथन हो और 2023 में भगवान जी के आशीर्वाद से हम सत्ता में आ सके, ऐसा हमारा प्रार्थना है पूरी जगन्नाथ जी से। 2014 में जब भारत देश में जब चुनाव हुआ था तब किसी को ये विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पैमाने में सीटें जीत के सत्ता में आएगी। सभी लोग यही कहे कि 120 जीते तो जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। पर उस दिन जब भारत देश के जो परिस्थिति थी उस पर अगर नजर डालेंगे तो बहुत बड़े पैमाने में वहां करप्शन था और सुशासन की नाम ही नहीं था, जिसके वास्ते भारतीय लोग एक बदलाव चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए थे। 280 सीट्स मिले थे हमको। 2019 में 2019 में जब चुनाव हुई थी तब भी लोगों को विश्वास नहीं था कि हम बहुत बड़े पैमाने में सीट जीतेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2014 में सबके साथ सबका विकास का जो नारा लेके लोगों के सामने आया और उन 5 सालों में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिया उसको निभाते हुए सुशासन जो दिए देश को, उसको नजर में रखते हुए 2019 में 303 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के अनूह्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद दिए थे। और 219 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी। इसलिए विश्वास जोड़े क्योंकि जो 5 साल में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को किया था उन सबको निभाने के वास्ते सबका विश्वास भी जोड़ के नारा लेके लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी आई थी और बहुत अच्छी जीत हासिल कर सकी थी। केवल 2 पार्लियामेंट मेंबरों से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रस्थान शुरू हुई है, अब हम 303 सीट जीतने तक हम आ गए हैं। और ये सब श्रेय जाता है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको बिना विश्वास के कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्पण कर दिए थे। सो पूरा श्रेय उनको जाता है। और उनके साथ हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वो सब जिस कुशलता से हमको हैंड होल्डिंग किए, उसी की वजह से हम इतना बड़ा जीत हासिल कर पाए। इन 6 सालों में अगर एक बार आप मुड़ के देखोगे
तो जैसे मैंने पहले कहा, जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी देश के प्रजा को दिए थे, उसे निभाते हुए हर एक कार्यक्रम, हर एक प्रोग्राम आगे लेके आई। भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि समाज में जो गरीब है, जो दबके हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन सबको अगर हम आगे लेके जाएंगे साथ में, तभी हम भारत देश की प्रगति हम हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी विश्वास भारतीय जनता पार्टी करती है और इसीलिए सभी प्रोग्राम, आप जनधन योजना देखो, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना, मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, इंद्रधनुष योजना, किसी भी प्रोग्राम पर आप नजर डालोगे तो हर एक कार्यक्रम केवल इस देश के गरीबों और दबके हुए लोगों को वेलफेयर देने के वास्ते ही आगे लेके आ गया है। ये आपके समझ में आएगा। अब हम ओडिशा में हैं। हम ओडिशा की भी बात करनी चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हर एक दिए हुए वादे को निभाते हुए आगे जा रही है। यहाँ स्पष्ट नजर आता है कि जो बीजेडी हर एक बार चुनाव होते समय वादा करते हैं अपने लोगों को, कहीं पे भी उसको निभाते हुए नजर नहीं आती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ, 2019 में, 2014 में बिजू जनता दल ने यही वादा किया कि हम पक्का घर बना के देंगे यहाँ के गरीब लोगों को, कच्चे घर जो है उसे हम पक्का करेंगे। ये 2014 में उन्होंने वादा किया था। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, उसी वादे के साथ आगे आए कि अब जो कच्चे घर हैं उन सबको हम पक्का कराएंगे। यानी कि 2014 से लेके 2019 तक आपने अपना जो वादा था पक्के घर बनाने का, उसे नहीं निभाए, ये स्पष्ट नजर आता हमको। अब भी कहते हैं कि कच्चे घर को हम पक्के घर में बदल देंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 लाख घर अब भी बनानी है, अब भी बनानी है। ये कैसे सुशासन होगा? ये कुशासन है, ये लोगों को समझना है। वैसे ही अगर हम लोगों के स्वास्थ्य पर एक नजर डालेंगे तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी प्रोग्राम लेके आई, आयुष्मान भारत, जिसमें जो भी देश में गरीब है उन सबको 5 लाख रुपए तक मेडिकल असिस्टेंस दिलवाने का एक बृहत्तर कार्यक्रम केंद्र प्रशासन ने आगे लेके आया। यहाँ ओडिशा में OTF नाम के एक प्रोग्राम थी इससे पहले, पर जब आयुष्मान भारत लेके आए तो यहाँ के मुख्यमंत्री OTF को बंद करके यही बोले कि हम बिजू स्वास्थ्य योजना लेके आएंगे, जिसके तहत हम गरीबों के स्वास्थ्य दिलवाएंगे हम। पर वो हो रहा है क्या? जितना रुपए हर एक हॉस्पिटल को देना है, इतना कम रखे कि गरीब किसी हॉस्पिटल में जाना छोड़िए, कोई भी हॉस्पिटल अब इस स्वास्थ्य योजना में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये आप सबको मालूम है। हम यही पूछते हैं नवीन बाबू से कि जो आयुष्मान भारत, जो देश के गरीबों को स्वस्थ देने का कार्यक्रम प्रशासन लेके आया है केंद्र का, आप क्यों नहीं लिए? आप गरीबों का वेलफेयर नहीं चाहते हो क्या? उसकी भलाई नहीं चाहते हो क्या? आपको गरीबों को जवाब जरूर देना है। वैसे ही आपने ये भी वादा किए कि उड़ीसा में सभी को हम पीने का पानी नल के थ्रू देंगे। पर हम आज पूछना चाहते हैं नवीन बाबू से कि कितने घरों तक आप ये नल का पानी लेके गए? आज भी उड़ीसा में 1250 गांव ऐसे हैं, पंचायत ग्राम ऐसे हैं जहां का पानी पीने तक लायक नहीं है। मिलना छोड़िए, पीने तक लायक नहीं है। और 1500 ऐसे गांव हैं जहां पे आपने पाइपलाइन ही नहीं लेके गए। तो किस वादे की बात करते हो आप? किस शासन की बात कर रहे हो आप?
इसका जवाब जरूर उड़िया के लोगों को, नवीन बाबू को देना ही है। और वैसे ही किसानों के मुद्दे पे आएंगे। किसानों पे जो बिल केंद्र प्रशासन लेके आया, उस पे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं सब अपोजिशन पार्टियां। हम यहाँ के प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं, या यहाँ के किसानों को यही पूछना चाहते हैं कि कौन किसानों का हित चाहता है, केंद्र प्रशासन या प्रदेश का प्रशासन? क्योंकि अगर यहाँ प्रदेश में जो हो रहा है, अगर आप एक बार देखोगे, उस पर नजर डालोगे, तो कालिया नाम के एक प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया था कि प्रदेश का प्रशासन। कालिया क्या होता है? केंद्र सरकार 6,000 रुपये देती है हर साल यहाँ के किसानों को। वो तो आ रही है उनके बैंक के अकाउंट में, पर जो 4,000 रुपये कालिया प्रोग्राम के अंदर प्रदेश सरकार को देना है, अब तक वो नहीं दे रहे हैं। पहले उन्होंने यही बताया कि यहाँ 35 लाख फार्मर्स हैं, फिर इसको घटाते आज 21 लाख बता रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ एन्यूमरेशन ही ठीक तरह से नहीं हुआ, ये स्पष्ट रूप से हमें जान पड़ता है। और यही नहीं, आपने कहा कि अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे और मुझे सत्ता पे लेके आओगे तो 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई के पानी दूंगा। हर साल मैं 25% बढ़ाते मैं 5 साल के अंदर 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई का पानी दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है उनसे, उड़ीसा के किसान पूछ रहे हैं नवीन बाबू से कि आप इन सालों में, जब तक आप सत्ता में आने से लेकर अब तक कितने लाख हेक्टेयर को आपने सिंचाई के पानी दिया, आपको जवाब देना पड़ता है। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने पर भी आपको सुस्पष्ट यही समझ में आता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। महिलाओं की तस्करण होती है, महिलाओं पर बलात्कार होता है। मैं नयागढ़ गई थी परसों, वहां एक 5 साल की बच्ची, जिस क्रूरता से उसकी हत्या हुई, संशीलता से यहाँ के प्रदेश सरकार को रेस्पॉन्ड करने के बगैर जो हत्यारे हैं, उनके खुद के मिनिस्टर अरुण साहू उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और अभी तक नवीन बाबू इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सी संरक्षण की बात कर रहे हो आप चुनाव लड़ते वक्त यही बोले कि 4.5 करोड़ लोग मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों की तरह मैं उसका संरक्षण करूंगा। नवीन बाबू से यही पूछना चाहते हैं हम बहुत विनम्रता से कि क्या वो छोटी सी बच्ची परी जो 5 साल की है, वो इन 4 करोड़ में से नहीं है? आपके बच्चे है कि नहीं? आपको तो जवाब देना है। हमने उनकी माता पिता से मिलके आए, वो मांग रहे, वो खुद असेंबली के यहाँ आके सेल्फ एमुलेशन को ट्राई करे थे वो लोग, ताकि न्याय मिले अपने बच्ची को। पर कहाँ का न्याय की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि लोग, उड़ीसा के लोग नवीन बाबू पर विश्वास करते हुए बीजेडी को वोट दिए। किसी यहाँ किसी अफसर बाबू को वोट नहीं दिए। यानी कि यहाँ का शासन नवीन बाबू को करना है, आपके अफसर नहीं। तो इसका भी जरूर नवीन बाबू को रिप्लाई देना ही पड़ेगा। और यहाँ का जो करप्शन है, कितने बड़े पैमाने में यहाँ करप्शन होती है, सबको पता है। कोल का स्कैम है, फॉरेस्ट का स्कैम है, चिट फंड का स्कैम है, लैंड का स्कैम है, जिस पे भी देखो है स्कैम ही स्कैम है। तो ये सुशासन कैसे होगा? इसलिए मैं बोली, उड़ीसा में सुशासन नहीं कुशासन चल रहा है। यहाँ पे आपके खुद के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, जो सिटिंग एमएलए है गोपालपुर से, श्री प्रदीप पाणिग्राही जी, उनको खुद अरेस्ट किया गया फोर्जरी और क्रिमिनल केसेस के अंदर।
आपके जो बीजेडी के जो लोकसभा एमपी है मयूरभंज से, रामचंद्र हंसदा जी और 2 एमएलए भी, नाम मेरे अभी याद नहीं आ रहे, उनको भी चिट फंड स्कैम में तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। और अत्तागढ़ प्रांत में वहां के किसानों का कहना यही है कि आपके मिनिस्टर राणेंद्र प्रताप स्वयं का भाई खुद वहां के किसानों के लोन के स्कैम में वो खुद जुड़ा हुआ है। और जो मैं कही परी की हत्या जो किया, वो खुद अरुण साहू के जान पहचान वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं। तो इतनी करप्शन जब यहाँ उड़ीसा में हो रही है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हुए केंद्र स्तर पर 6 साल हो गए, पर कोई भी एक भी उंगली उठा के ये नहीं कह पाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा भ्रष्टाचार करे या उनके मंत्रिमंडल के मंत्री कोई भ्रष्टाचार करे। इतनी सुशासन हम देश को दे रहे हैं। इसलिए हम यही विनती करते हैं यहाँ के लोगों से कि एक बार जागिए, समझिए, और भारतीय जनता पार्टी जैसे जो अच्छा पार्टी है, जो खुद लोगों का संक्षेम चाहती है, वेलफेयर चाहती है, ऐसे पार्टी को आप आशीर्वाद दीजिए। आगे के समय हम सब केवल राजनीतिक तौर पर ही नहीं, हर एक पार्टी चाहती है कि हमें सत्ता पे आना है। हम भी चाहते हैं उड़ीसा में सत्ता में आना है भारतीय जनता पार्टी को, पर दूसरे पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी अलग है, क्योंकि हर एक पार्टी सत्ता में केवल अधिकार के लिए आना चाहती है, पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लोगों का सेवा करने के लिए आना चाहती है। यही मैं स्पष्ट करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। नहीं, ये तो मेरा पहला दौरा है और संगठनात्मक विषयों पर मैंने पूरा ध्यान दिया। इसके अंदर यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जिसके वास्ते मेरे समझ में ये सब आए हैं, उनपे भी थोड़ा सब लोगों, यहाँ के नेताओं ने मुझे बताए। और पहले हमें संगठनात्मक रूप से हमारे पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। मैडम, आप ये मानते हैं कि नवीन पटनायक जी के बजाय 20 साल से उड़ीसा में बीजेपी सरकार है, और ऐसे मोदी जी के वजह से ही 6 साल से भारत में भी बीजेपी का सरकार है। आपका बीजेपी का फेस कौन है? अगर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बीजेपी का फेस कौन है? देखिए, ये बीजेपी का फेस यहाँ बैठ के फैसला नहीं होता। हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वहां पे चर्चा होता है, और चर्चा करके वहां निर्णय करने के बाद ही हम बताते हैं। इसलिए ये मत समझिए कि हम यहाँ बैठ के चर्चा कर सकते हैं। ओके? जेपी नड्डा जी के ऊपर वेस्ट बंगाल में आक्रमण हुआ और यहाँ पे आप 3 दिन से घूम रहे हैं, नयागढ़ भी गए हैं, घूम रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं वेस्ट बंगाल और यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, यही बता रहे ना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? इतने महिलाओं की तस्करण हो रही है, इतने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इतने बच्चे गुम गए हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट यही है कि 2 साल में लगभग 5000 बच्चे यहाँ से गायब हैं, और रिकवरी रेट कितनी है? केवल 14%। तो कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे? और खुद अपने मंत्री जो है, खुद आपके एमपीज जो है, खुद आपके एमएलए जो है, केस में फंसे हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं। तो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? मैम, यहाँ पे कांग्रेस एलिगेशन आरोप लगा रहा है कि बीजेपी टू साइड से वन कॉइन। ये बात अभी लोगों से पहुंचा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी के भीतर जो अगर आप असेंबली पे एक बार दौरा करोगे तो उनका जो भीष्म पितामह है असेंबली का, नाम नरसिंह मिश्रा जी है। जब परी की हत्या हुई थी और बीजेपी ने यही मांगा कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, तब उन्होंने यही मांगा बीजेपी कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। तो जब से कांग्रेस पार्टी बोल दी कि सिट ठीक है, सिट का आह्वान करते हैं हम। और ये कौन बोले? वहां के जो अभी मैं कह रही थी नरसिंह जी, वही खुद बोले थे ये बात, और ये बोले कि दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। पर जब भारतीय जनता पार्टी एजिटेशन करके ये बताई कि सिट को
कोई लीगल पावर्स नहीं है। तो वही नरसिंह जी अब बाहर आके कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है, बीजेपी ने ठीक कहा, अब नवीन बाबू को इस पे ध्यान देना है कि किसी एक को जिसको लीगल पावर्स है उनको लेके आना है। तो हम आप ही सोच के समझिए ना, कौन किससे मिला हुआ है। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर आके कहती है कि हमारे नेता लोग बीजेडी से जुड़ गए हैं। तो कौन सी बात, किसकी बात कर रहे हैं आप? और एक सवाल आता है कि संसद में या जो विधानसभा में जब पहले कांग्रेस ने ये परिघटना को उठाया तब तक बीजेपी चुप के बैठा था। पहले बीजेपी सवाल नहीं लाया था तो कांग्रेस ने बुलाया तो बीजेपी शुरू से ये बात उठाती आई। पहले हमारी महिला मोर्चा ये बात उठाई, फिर हमारे जो विधायक है वो सब इस बात को पकड़ कर बैठे और हमने सीबीआई का इंक्वायरी मांगे। पर कांग्रेस पार्टी ही है जिन्होंने बीजेडी से मिलकर सिट तक मैनेज कर लिए गए बीजेडी इनको, और सिट तक वो सीमित रहे। तो ये बात गलत है कि हम संविधानशील नहीं है। हम हर एक पब्लिक इश्यू पर हम रेस्पॉन्ड होते ही आ रहे हैं। मैडम, होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है जी, होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। होम डिपार्टमेंट और सीएम के अंदर में, तो इसी मुद्दे पे आप सीएम का इस्तीफा डिमांड करेंगे क्या? नहीं, वही बता रहे ना, अरुण साहू जो खुद उनके मिनिस्टर है। नहीं, आज तक आपकी पार्टी में कोई भी सदस्य ऐसा डिमांड नहीं किया। नहीं, इसमें खुल के डिमांड करने की क्या बात है? खुद हम बता रहे हैं ना, आपके खुद का मिनिस्टर अरुण साहू उस हत्यारे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो नवीन बाबू क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं बोली, लोग नवीन बाबू को वोट दिए, उसको रिस्पॉन्ड करना है, उनके ऑफिसरों को नहीं। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जरूर नवीन बाबू इस पे एक्शन लेना ही है। Madam, which is the more credible, that is High Court monitored SIT or CBI? What is the difference? Why the credibility question is being Bharatiya Janata Party has been sticking to its demand that it should be a CBI inquiry. Here there was an announcement that there would be a High Court monitored SIT inquiry. We are straight questioning the state now. Where is the High Court monitoring? वो हो ही नहीं रहा. Then what High Court monitoring are we talking about? But the government has written to the High Court registrar requesting it to bear a sitting judge. So that is formally the government has requested the High Court, and its declaration is the High Court will ठीक है, how many cases that were monitored by the High Court that came to its logical conclusion? So we stick to our stand that we need a CBI inquiry and we are not going to go back on that. You don't have faith on the judiciary? Thank you. No, we don't have faith on this, on the establishment here. Kindly don't put words in our mouth. Thank you. One more question, madam. No. You spoke about the farm agitation and the farm bill. The BJD government here did not support the Bharat Bandh of the farmers. But what do you mean when you shut down your government offices on that day? What are we to conclude when you shut down your government offices on that day? Yes. The party has given you charge of 2 states, Odisha along with Chhattisgarh. But there, our Dr. Raman Singh was chief minister for a long time. But here you have not made government by your own. You were along with coalition with the Biju Janata Dal till 2009. So, are you believing that Odisha is going to be a very tough job for you? And what special strategy? I have complete faith in the leaders here, and we have complete faith in the BJP Karyakartas in Orissa. And they are going to be the people who are going to bring BJP to power, not me. I am here only to monitor, to coordinate and to communicate between them. So यहाँ के नेता लोग, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, अपने परिश्रम से वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे जरूर लेके आएंगे, ये विश्वास हम सबको है। BJP has a very big women vote bank. BJP not have what strategy you are going to apply? BJP is not constrained to one sector. BJP सबके साथ सबका विकास चाहती है. So we will go with every sector, every strata of society.
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अपन समस्त को जे एते सकाळु समस्त आसिक पहुंचले हमर पूरा प्रभारी प्रेस वार्ता को नेले बहुत बहुत धन्यवाद।